नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्शी शेख और आपका बहुत बहुत स्वागत है CTV हेल्प डेस्क इस खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम आपको महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। आज जो विषय हमने चुना है वो है डिलीवरी। डिलीवरी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही पीड़ा ये ध्यान में आता है। हमें ऐसा इमेजिन होता है कि चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे शादीशुदा ना हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन उसका जो एक डर है कि एक भयंकर दर्द होता है वो हमें सबसे पहले दिमाग में आता है। लेकिन क्या ये पेनलेस हो सकता है? ये मेरी एक कल्पना है या ये सच में हो सकता है कि डिलीवरी में दर्द ना हो? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ है फिर से एक बार डॉक्टर अनन्या दीक्षित। डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पेनलेस डिलीवरी क्या ये पॉसिबल है? पेनलेस डिलीवरी पहले मैं बताती हूँ कि दो तरीके से होती है। एक वजाइनल डिलीवरी होती है और एक सिजेरियन होता है। वजाइनल डिलीवरी जिसे आम भाषा में लोग नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। हम आज बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी पेनलेस कैसे हो सकती है। नहीं, आपकी बिल्कुल कल्पना नहीं है, सचमुच हो सकता है ऐसा। लेकिन इसके काफ़ी सारे प्रोज हैं, काफ़ी सारे कॉन्स हैं। कुछ लोग हैं जो इसमें बैठ सकते हैं और कुछ लोग हैं जो इस पेनलेस वजाइनल डिलीवरी में नहीं बैठ सकते। तो जब हम बात करेंगे तो पहले मैं बताती हूँ कि सीज़र और वजाइनल डिलीवरी में क्या डिफरेंस है। सीधी सी बात है, सीज़र जो ऑपरेशन है वो पेट से किया जाता है, उसमें कमर से एनेस्थेशिया देते हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कमर में एनेस्थेशिया नहीं दिया जा रहा है, कमर से एनेस्थेशिया देने पे हमारा नीचे वाला भाग सुन्न होता है। जब हम कमर से एनेस्थेशिया नहीं दे पाते हैं तो हम सुंघा के एनेस्थेशिया देते हैं जिसमें पूरी बॉडी सुन्न होती है। ये दो तरीके से एनेस्थेशिया दे के हम सीज़र करते हैं। जब हम वजाइनल डिलीवरी की बात करते हैं, सिर्फ वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, जब जिसमें मैंने पेनलेस नहीं बनाया है जिसको, उसमें मैं जब एनेस्थेशिया देती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि नीचे का रास्ता ठीक है लेकिन थोड़ा सा फैट या मसल थोड़ा हटेगा तो रास्ता बढ़ जाएगा, तो मैं नीचे से जब हल्का सा कट देती हूँ तब मैं उस एरिया में एनेस्थेशिया देती हूँ। तो जब वो जिसे हम एपिजियोटमी कहते हैं, वो एपिजियोटमी का कट पेनलेस ना रहे, उसकी हीलिंग अच्छी हो, आगे जाके खून ज़्यादा ना बहे, इन सब चीज़ों के लिए हम वहाँ पे छोटा सा एक लोकल एनेस्थेशिया देके वहाँ से हम डिलीवरी करते हैं। जब मैं पेनलेस वजाइनल डिलीवरी की बात करती हूँ, इसका मतलब है कि उसका दर्द मैं यूट्रस से बंद कर रही हूँ। सिर्फ उतने उस जगह का नहीं, मसल, फैट, स्किन, उतनी जगह का दर्द नहीं रोक रही हूँ, मैं पूरा इस भाग का दर्द रोक रही हूँ जैसे कि मैंने सीज़र में रोका था। बस ये है कि मैं ऊपर से नहीं काट रही, नॉर्मल ही डिलीवरी करना है। उसे हम कहते हैं पेनलेस डिलीवरी। इसमें हम एपिड्यूरल एनेस्थेशिया का प्रेफर करते हैं। इसका शुरुआत हुई थी, बहुत सारे तरीके थे पहले। मुंह से दवाई खिलाने से दर्द रोकना, IM इंजेक्शन मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देके दर्द रोकना, इंट्रावेनस इंजेक्शन देके दर्द रोकना, ज़बान के नीचे गोली रख के दर्द रोकना। कुछ तरीके थे कि एनेस्थेशिया देके, कमर से एनेस्थेशिया देके दर्द रोकना। बहुत समय तक इन सब की रिसर्च चली, बहुत समय तक इन लोगों ने इस बारे में पढ़ा, पेशेंट्स देखे किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड वैसे ही प्रोग्रेस होता रहता है मेडिसिन में या कोई भी चीज़ में, कि कैसे कंप्लायंस है पेशेंट्स का देखना, कैसे प्रोग्रेस है वो देखना। तो जब हमने ये देखा तो हमने सबसे बेस्ट मोड जो प्रिफर था पेनलेस के लिए वो था एपिड्यूरल एनेस्थेशिया। एपिड्यूरल एक लेयर होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे दवाई जाती है और उस जगह से सुन्न करना शुरू करती है। वो है एपिड्यूरल वजाइनल डिलीवरी, यानी कि पेनलेस वजाइनल डिलीवरी। जब महिला को पेन ही नहीं होगा तो उससे कैसे पता चलेगा कि अब वक्त आ गया है और अब पुश करना है? सो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन सी महिलाएं हैं जो वजाइनल डिलीवरी के लिए राइट कैंडिडेट्स हैं और कौन सी महिलाएं हैं जो वजाइनल डिलीवरी के लिए राइट कैंडिडेट्स नहीं हैं, मतलब कि जिन्हें वजाइनल डिलीवरी पेनलेस नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसने वजाइनल डिलीवरी के लिए पूछा है, मुझे पेनलेस वजाइनल डिलीवरी करवानी है, जिसने ये प्रस्ताव रखा है वो इंसान। सेकेंड इंसान वो होता है जो ऑब्स्टेटिकली फिट है। ऑब्स्टेटिकली यानी कि ऑब्स्टेटिक्स यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मतलब कि उसका बेबी का साइज़ राइट है, उसका जो पेल्विस है, ये वाली कमर की जो हड्डी होती है, उसका साइज़ राइट है। ऐसा नहीं है कि कमर की हड्डी का रास्ता छोटा है और बेबी का सिर बड़ा है। दूसरा, बच्चा सिर से है, पैरों से नहीं है, या फिर हाथ से नहीं है, आड़ा नहीं है।
बच्चा सीधे सिर से आ रहा है तो तीसरा, उसका जो रास्ता है वो बराबर खुल रहा है, इसका मतलब है कि मैं शुरुआत से पेन नहीं बंद कर रही हूँ, मैं कुछ समय पेन होने देती हूँ। तरीका ये भी होता है कि आप शुरुआत से पेन बंद करो, लेकिन उससे ड्यूरेशन और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने पूछा कि अगर इसे पता ही नहीं चलेगा दर्द हो रहा है तो ये पुश कैसे करेगी। फॉर दैट सेम रीज़न मैं शुरुआत से पेनलेस नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पीरियड बढ़ जाता है और आप जो सही चीज़ ऑब्जर्व करना चाहते हो, मॉनिटर करना चाहते हो, वो थोड़ा कर्टेंड हो जाता है, क्योंकि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसको एक्चुअली में दर्द आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है। और हर बार मैं नीचे से चेक करूँगी तो शायद इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर दूँगी ऐसे, इसलिए मैं शुरुआत से पेन बंद नहीं करती हूँ। कुछ 1 सेंटीमीटर का रास्ता खुल जाए, 5-6 सेंटीमीटर तक का, मैं श्योर हो जाऊँ कि बच्चा अब नीचे से ही आएगा तभी, वरना अननेसेसरीली मैं उसको स्ट्रेस दूँ, इससे बेहतर है ना मैं उसको सीज़र ही कर दूँ कि बाद में मैं उसे स्ट्रेस दे के सीज़र के लिए शिफ्ट करूँ। नेक्स्ट होता है कि बच्चा फिट है नीचे से आने के लिए, एक हमने साइज़ की बात कर ली। दूसरा चीज़ होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें समझ में आ जाता है कि इस बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करनी है या नहीं करनी है, इस माँ की नॉर्मल डिलीवरी करनी है या नहीं करनी है। जब मैं बच्चे की बात करती हूँ तो तब ये होता है कि बच्चे को कोई भी अनॉमली, यानी कि बच्चे में कुछ भी बचपन से ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं है, उसकी कुछ हार्ट की कंडीशन नहीं है ख़राब, उसकी कोई स्ट्रक्चरली वो कुछ ख़राब नहीं है जिससे उस पर स्ट्रेस आए, दिमाग से उसमें कुछ ख़राबी नहीं है, या फिर बच्चे के जो आसपास का पानी है वो भी बराबर है। एकदम अगर कम पानी रहेगा डिलीवरी के लिए रास्ता नहीं बन पाएगा, फ्रिक्शन बहुत होगा, डिलीवरी नहीं हो पाएगी ढंग से, स्ट्रेसफुल माहौल ना हो बच्चे के लिए, बच्चे का सब कुछ पानी ही होता है ना, वो तो पानी में ही बड़ा हो रहा है, तो उसका वो पानी सही होना ज़रूरी है, बच्चे ने अंदर संडास नहीं कर दिया, ये सब साइंस ऑफ स्ट्रेस हैं। पूरे टाइम में इस वक्त बच्चे के पास एक मॉनिटर लगाए रहती हूँ जो माँ के पेट से कनेक्टेड होता है, उसे हम कहते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। बिना स्ट्रेस दिए वो बच्चे का धड़कन से देखता रहता है कि डिलीवरी का जो लेबर फेज़, जो डिलीवरी का फेज़ है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे जैसे पेन बढ़ता जाता है तो मैं CTG, उसी मशीन में एक और फेज़ होता है CTG फेज़, उसमें मैं देखती हूँ कि विथ स्ट्रेस डिलीवरी एक काइंड ऑफ स्ट्रेस है, सो विथ स्ट्रेस वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। क्या ऐसा है कि जब जब दर्द आ रहा है तब बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है, उसकी धड़कन कम ज़्यादा बहुत हो रही है। क्या ऐसा है कि उसका जो वेरिएबिलिटी है बच्चे की धड़कन की, एक एक बीट की, वो बिगड़ रही है। तो ये सब चीज़ें मैं ध्यान रखती हूँ। अगर इसमें कहीं भी मुझे रेड अलर्ट साइन दिखता है तो मैं पेनलेस वजाइनल डिलीवरी के लिए नहीं जाऊँगी, मैं उसे सेक्शन के लिए शिफ्ट करूंगी जो कि इमरजेंसी कंडीशन है। मैं किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लूँगी कि जो माँ या बच्चे को आए। जब माँ की बात करते हैं तो माँ में ये होता है कि क्या उसे कोई कार्डियक कंडीशन है, क्या किसी और वजह से उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी है तो मैं उसको पेनलेस बनाना नहीं बनाना ये तो सवाल ही नहीं उठता है ना, क्योंकि रास्ता तो वही है वजाइनल डिलीवरी। वो अगर उसकी कोई स्पाइन की सर्जरी हुई है, मतलब या फिर स्पाइन टेढ़ी है, स्पाइन झुकी हुई है, किसी भी वजह से स्पाइन में कोई तकलीफ़ है, तो अगर वो सब है तो मैं उसमें वजाइनल डिलीवरी प्रेफर करने में थोड़ा सा हिचकिचाऊँगी, क्योंकि भले ही सीज़र में भी मैं वहीं से दवाई देने वाली हूँ, मैं नॉर्मल में भी वहीं से दवाई देने वाली हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी मैं सीज़र करूँ। मैं उसे अगर जहाँ पे कोई चीज़ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो पुश भी उस तरीके से नहीं कर पाएगी अगर उसकी स्पाइन में तकलीफ़ है तो, राइट। क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि स्पाइन में तकलीफ़ है और मैं इसलिए वजाइनल डिलीवरी नहीं कर रही हूँ, सेक्शन कर रही हूँ, तो क्वेश्चन यही आता है कि दोनों में तरीका तो दवाई देने का पीठ से ही होने वाला ना, तो वजाइनल डिलीवरी क्यों नहीं करना है। उसको पुश में प्रॉब्लम होगी, उसको स्ट्रेस होगा। ये कुछ है कि कब नहीं करनी है, कब करनी है। जहाँ बात आती है कि दर्द होगा लेकिन दर्द नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो पहले हम बात करते हैं कि पेनलेस वजाइनल डिलीवरी होता क्या है। एनेस्थेशिया और एनाल्जेसिया, हम इसे लेबर एनाल्जेसिया कहते हैं। तो एनेस्थेशिया और एनाल्जेसिया में फ़र्क क्या होता है। एनाल्जेसिया में सिर्फ आपका दर्द कम होता है, क्या हो रहा है आपको पता होता है। इसका मतलब है कि आपका भान पूरा होता है कि आसपास क्या चल रहा है। आप वॉकिंग एनेस्थेशिया होता है, या विद सपोर्ट आप वॉक कर सकते हो रूम में, आपके रिलेटिव आपके साथ हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो, आप उठ के बैठ सकते हो,
सिर्फ आपका नीचे वाले भाग में अंदर से पेन जो होता है, मतलब जो ऑर्गन से पेन आ रहा है वो नहीं हो रहा होता है। मैं कमर में ऐसी जगह इंजेक्शन देती हूँ जो इतने भाग का अंदरूनी पेन को रोकता है, तो आपको अंदर से आने वाला कॉन्ट्रैक्शन नहीं पता चलता है। पर उस वक्त मैं आपकी कंप्लीट मॉनिटरिंग में रखती हूँ। मतलब कि ये पेनलेस वजाइनल डिलीवरी आपकी कोई ऐसे सेटअप में नहीं हो सकती है जहाँ पे आसपास मॉनिटरिंग ना हो बच्चे की, आपकी मॉनिटरिंग ना हो, आपके पल्स बीपी की, जहाँ पे आसपास ओटी अवेलेबल ना हो, यानी कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र, या फिर वो जगह जहाँ पे बच्चे के लिए आईसीयू उपलब्ध ना हो, जहाँ एनीवेज नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती हो। उन जगह में मैं पेनलेस का एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहूँगी, ना एज ए डॉक्टर ना अपने पेशेंट के ऊपर, दोनों तरीके से। तो ये डिलीवरी करने के लिए आपका हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड होना चाहिए। आपके हॉस्पिटल में मॉनिटर रहे, आपके हॉस्पिटल में ऑन कॉल पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डॉक्टर मौजूद हो, अगर कुछ बिगड़ता है तो आईसीयू हो। आईसीयू क्यों, क्या वजाइनल डिलीवरी में आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है? इन रेयर केसेस पड़ती है, इसलिए जब मैं पेनलेस भी कर रही हूँ तो पेनलेस के लिए आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ बिगड़ता है तो आईसीयू आसपास रहे। आपके शहर में अगर आईसीयू ही नहीं है बच्चों का तो आप ऐसी डिलीवरी को ना अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट थिंग, एनेस्थेशिया क्या होता है? एनेस्थेशिया में हमें कुछ नहीं याद होता, ठीक है। ऐसा होता है कि ना तुम्हारे सामने वो प्रोसीजर, वो तो उसका बनाया इसलिए गया था कि प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी ट्रॉमा है वो आपको ना हो। अगर आप देख रहे हो कि ब्लड जा रहा है तो आप उस वक्त शायद आपको उतना तकलीफ ना हो कि आप एनेस्थेशिया में हो, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट डिलीवरी में याद है कि पिछले डिलीवरी में मैंने देखा था कि ब्लड जा रहा था, तो आपको उससे तकलीफ होगी। सो एनेस्थेशिया में ये होता है कि आप दर्द परसीव नहीं कर सकते हो। आपको दर्द के दौरान जो भी कुछ हो रहा है उस प्रोसीजर के दौरान वो आपको नेक्स्ट टाइम याद ना रहे, ये सब चीज़ें। अब जब मैं हाफ एनेस्थेशिया बोलती हूँ तो उसमें मेरा इतना पार्ट तो खुला है, लेकिन इस एरिया से ऊपर वाला दर्द यानी स्किन में जो हो रहा है वो भी नहीं याद रहेगा। आप खुद से कुछ पकड़ के नहीं कर पाओगे। तबकि एनाल्जेसिया में तो आप पूरा चल पा रहे हो, सिर्फ आपका दर्द रोक रहे हैं, बाकी हम कोई भी चीज़ को नहीं रोक रहे। ये डिफरेंस है दोनों में। जब मैं पूरे टाइम माँ पे मॉनिटर लगाए रहती हूँ तो उसके दो प्रोब होते हैं। एक प्रोब होता है जो बच्चे की धड़कन को देख रहा होता है, दूसरा प्रोब होता है जिसे हम टोको प्रोब कहते हैं, वो माँ की कॉन्ट्रैक्शंस को गिन रहा होता है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वैसे वैसे ग्राफ बनता जाता है। बाजू में एक मॉनिटर रहता है, उसमें ग्राफ बनता है कि अब दर्द आ रहा है, उसके हिसाब से बच्चे की धड़कन कैसी चेंज हो रही है। अब दर्द गया, उसके हिसाब से बच्चे की धड़कन कैसी चेंज हो रही है। तो आप पूरे टाइम को रिलेट कर पाते हो कि दोनों का कैसा चल रहा है, क्या दोनों सिंक्रोनी में है, बराबर चल रहे हैं क्या। जैसे ही मुझे उसमें पता चलता है दर्द आया है, रास्ता एडिक्वेट खुला है, अब माँ को पुश करना चाहिए, तो इसमें मैं माँ को कहती हूँ कि अब पुश करो। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम पीपल अराउंड हर, उसके रिलेटिव्स, हॉस्पिटल स्टाफ, ये सब कहते हैं अब पैर ऊपर करो, अब पुश करो, अब लंबी सांस लो, अब छोड़ दो, अब नीचे पैर रख दो, अब आराम से सांस लेती रहो। ये सब चीज़ें जब पेनलेस नहीं होता है, जब उसे पेन होता है तो वो बेयर डाउन खुद करती है। बेयर डाउन यानी कि उसे खुद पता चल रहा होता है बच्चा नीचे आ रहा है, वो खुद से बोलना शुरू करती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पॉटी जाना है, क्योंकि बच्चा वहाँ पे जोर कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नीचे आ रहा है, डॉक्टर देखो जल्दी। ये सब चीज़ें पेशेंट की तरफ से आती है। अब अगर इसका मैं पेनलेस करती हूँ तो ये कोई तो बोलना चाहिए, कोई तो मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो ये सब कुछ जिम्मेदारी पड़ती है आसपास के लोगों पे, हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, पेशेंट के रिलेटिव्स हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सब चीज़ों पे ऐसा होता है। इसलिए जब मैं पेनलेस वजाइनल डिलीवरी के बारे में सोच रही हूँ तो पहले मैंने आपको बोल दिए प्री रिक्विजिट्स कौन से होने चाहिए, फिर मैंने आपको बता दिए कौन से पेशेंट्स हैं जो राइट कैंडिडेट हैं इसके लिए, फिर मैंने आपको बोले कौन से पेशेंट्स हैं जो नहीं है कैंडिडेट इसके लिए, फिर मैंने आपको बताया कि कब मैं इसके बारे में प्रेफर करूँगी, यानी कि जब रास्ता 5 to 6 सेंटीमीटर का खुल जाए तो। अब आपका नेक्स्ट कंसर्न है कि क्या पहली बार जो माँ बन रही है क्या वो पेशेंट बन सकती है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की कैंडिडेट, या फिर जिनकी वजाइनल डिलीवरी पहले हो चुकी है वही कैंडिडेट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑब्स्टेटिकली फिट हो तो आपका
फर्स्ट बेबी हो या सेकेंड बेबी हो या फोर्थ बेबी हो, इट डजेंट मैटर, आपका ऑब्स्टेटिकली फिट होना ज़रूरी है। तो डॉक्टर आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें इसके बाद ये सब प्रोसीजर पूरी होने के बाद आगे चल के क्या बेबी को और माँ को कोई इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? कोई जो भी दवाई देते हैं उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सब सेफ़ मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं जो वजाइनल डिलीवरी हो या फिर सीज़र हो, दोनों में सेफ़ रहे। सीज़र में भी हम मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं ना, तो उससे कोई बच्चों पे इफ़ेक्ट ना पड़े ऐसी ही दवाई दी जाती है, जो माँ पे आगे जाके साइड इफ़ेक्ट ना करे वो दवाई दी जाती है। तो पेनलेस डिलीवरी पर से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है जो एनीवेज वजाइनल डिलीवरी से या फिर सीज़र के दौरान है या फिर बच्चे में कुछ तब कम ज़्यादा हो रहा है उसके कारण है, तो वो बात अलग होती है, लेकिन पेनलेस वजाइनल डिलीवरी के कारण वो नहीं है साइड इफ़ेक्ट। तो पहले अगर डिलीवरी पेनलेस हो गई है तो दूसरी भी उसी टाइप से होगी, ऐसा ज़रूर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लगेगा ये जैसे मैंने कहा कि एक रिक्वायरमेंट है फ्रॉम पेशेंट साइड, मुझे ये वाला दर्द नहीं सहना है तो डॉक्टर बताता है कि आप फिट हो या नहीं हो। ये अगर जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम बताते हैं कि आगे करना है नहीं करना है। अगर आपकी डिलीवरी बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस कर रही है, जैसे पिछली अगर किसी की वजाइनल डिलीवरी हो गई रहती है तो उन माओं को कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है डिलीवर करने में वजाइनली। अगर पिछले डिलीवरी में उसे 18 घंटे लगे थे तो इस डिलीवरी में शक्यता है कि वो 12 घंटे में डिलीवर कर दे। 12 घंटे होते कितना, आधा दिन, उसमें से पहले का टाइम उसे उतना तेज़ पेन नहीं हो रहा होता है, रास्ता जल्दी खुल रहा होता है। तो इस डिलीवरी में कई बार माएँ खुद प्रेफर नहीं करती कि मैं करूं, लेकिन अगर ऐसे में भी माँ कहती है कि मुझे पेनलेस वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाना है, मुझे पेनलेस वजाइनल डिलीवरी करनी है, सो इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। लेकिन अगर आप बच्चा जस्ट आने के पहले कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। उसे करीब 20 मिनट लगते हैं एक्ट करने के लिए। 20 मिनट लगेंगे अगर एक्ट करने के लिए, तो अगर आप बच्चा नीचे ही आ रहा है तो मैं कैसे ही एनेस्थेसिया दूंगी, कैसे ही मैं डिलीवर करूंगी ना। इससे बेहतर है मैं नीचे ही कट करके उसे डिलीवर कर दूँ। तो कितनी देर पहले पता चलता है? मुझे पूरा रास्ता ना खुला हो। दूसरा, अगर बच्चा पूरा नीचे नहीं आया है, रास्ता खुल गया है, मुझे 20 मिनट लगते हैं ड्रग को एक्ट करने में, क्या मेरे पास उतना टाइम है? अगर उसने पूरा इस पेन सहन कर लिया है और अब ऐसा है कि बच्चा तो बस आने वाला है, 20 मिनट से ही कम में आ जाएगा नीचे, तो इसलिए उसका एक रेशियो रखा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का अगर रास्ता खुला हो तो मेरी श्योरिटी टुवर्ड्स द वजाइनल डिलीवरी बढ़ जाती है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ड्यूरिंग द फेज ऑफ लेबर मुझे फिर से कोई डाउट नहीं रहता कि लेबर में मैं फिर से असेस करूं, देखूं हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, ऐसा। अगर डॉक्टर जानना चाहूँगी आपसे कि पेनलेस डिलीवरी का सारा प्रोसीजर हो चुका है, लेकिन अब अगर उसको डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुम्हें सीजर में शिफ्ट होना है, तो उसमें हो सकते हैं, ये हो सकता है? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि पेनलेस आपका वजाइनल डिलीवरी हो या फिर सेक्शन हो, दोनों का जो ड्रग देने का यानी कि दवाई देने का जो तरीका है वो वही होता है, लेवल हम ऊपर नीचे रखते हैं। अब अगर ऐसी कोई भी प्रोसीजर मैं एक तो आप पे नहीं करूँगी जो इर्रिवर्सिबल हो, मतलब मैं एक ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को क्यों डालूंगी ना जहाँ से मैं वापस उसे नहीं ला सकती हूँ। तो अगर मैं उसे पेनलेस वजाइनल डिलीवरी दे रही हूँ तो ये चीज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब क्या वो पेन फुल हो जाएगा, ड्रग का पीरियड होता है, उसे थोड़ी देर में फिर से टॉप अप देना पड़ता है। अगर ऐसा है कि उसे मैंने इतने घंटे की दवाई दी थी और इतने घंटे में डिलीवर नहीं हो रही है और अब डिलीवरी एक्सटेंड हो रही है, तो मैं उसे दवाई देके एक्सटेंड करती हूँ। इस दौरान मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, नॉर्मल तो होगा ही नहीं, सेक्शन ही करना है, या फिर ऐसा है कि नॉर्मल तो हो सकता था लेकिन बच्चा अभी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में या मदर कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में है, इसलिए नॉर्मल नहीं हो रहा है। अब मुझे इसलिए किसी भी इमरजेंसी से अगर मुझे उसे सेक्शन के लिए शिफ्ट करना है तो मैं जहाँ से मैंने दवाई दी थी उसे एपिड्यूरल की, वहाँ पे एक छोटा सा वो लोग पार्ट ना ऐसा अटैच कर देते हैं सेलो टेप से। सेलो टेप यानी वो सर्जिकल सेलो टेप होता है, उसे यहाँ पे ऐसे अटैच कर देते हैं। उसी से मैं नेक्स्ट ड्रग देके उसे मैं एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया के लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आप पेनलेस के लिए आपको दवाई दे दी है, आप फिर भी सीज़र के लिए जा सकते हो। आपका वो रास्ता रुकता नहीं है, बंद नहीं होता है, आपके रास्ते अभी भी सीज़र के लिए, नॉर्मल के लिए, दोनों के लिए साथ में खुले रहते हैं। तो डॉक्टर आगे मैं जानना चाहूँगी कि अगर पेनलेस डिलीवरी की दवाइयाँ दे चुके हैं और उसकी डिलीवरी हो चुकी है, सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी दवाइयों का जो असर है वो आगे भी काम करता रहेगा? हाँ,
जैसे मैंने बताया कि उस दवाई को मैं ड्यूरेशन तक के देती हूँ। अगर मुझे 4 घंटे का एंटिसिपेटेड है, मैं 4 घंटे का दूंगी। मैं एक साथ 18 घंटे का नहीं दूंगी, क्योंकि पहली बार माँ बन रही है, लंबा टाइम लगता है, तो मैं 18 घंटे का दे दूँ, ऐसा नहीं होगा। फिर ड्रग के तो साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं, कोई भी दवाई आप इतने ऐसे नहीं लेते हो ना, तो इसलिए मैं उसको कुछ समय की दवाई देती हूँ। तो जब हम बात करते हैं कि इस दवाई का आगे कुछ इफ़ेक्ट रहता है क्या, इसका गुड इफ़ेक्ट ये रहता है कि आपका प्रोसीजर के बाद भी जो पेन चलता है वो नहीं चलता है इसमें, क्योंकि मैंने पेनलेस बना दिया है प्रोसीजर को। तो आप कई एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कई सारे ऐसे केसेस में भी देते हैं जिनकी वजाइनल डिलीवरी ना हो रही हो, ऑपरेशन का पेन जिसमें रहता हो, या फिर मैं एंटीसिपेट पहले से कर रही हूँ कि इस वाले ऑपरेशन में ना ज़्यादा पेन होता है बाद में तब, या फिर कोई हड्डियों का ऐसा कुछ रहता है ऑपरेशन कमर के नीचे वाला, और उसमें मैं एंटीसिपेट कर रही हूँ कि ज़्यादा पेन हो रहा है ऑपरेशन के बाद होगा इसे, तो मैं एपिड्यूरल देती हूँ उसे पहले से। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बहुत सारे गुड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी उसे नीचे पेन तो रहता ही है ना, तो अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का इफ़ेक्ट जब तब चलता है, तो उसका वो वाला पीरियड भी पेनलेस रहता है पोस्ट डिलीवरी। भान उसे तब भी रहता है सारा, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, डिलीवरी हुई है, बेबी को फीड कर पाती है, वो बैठ सकती है, सब कर सकती है। बस ये है कि उसका वो पीरियड जो रहेगा वो एकदम पेनलेस पीरियड रहेगा। सो आप देख रहे हो कि हम हेल्थ केयर को कितना कंफर्टेबल बना रहे हैं। अब वो डिलीवरी से रिलेटेड ही क्यों ना हो, हम अभी तक सोचते थे कि डिलीवरी कितना पेनफुल कंडीशन है, लेकिन इवन दैट कैन बिकम पेनलेस फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, बट दैट कैन बिकम पेनलेस, दैट कैन बिकम अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। इसलिए अगर आप वजाइनल डिलीवरी से डर के सीजर के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए। अब वो भी एक ऑप्शन है कि आपकी वजाइनल डिलीवरी पेनलेस हो सकती है। सो थिंक लाइक दैट। अगर आपको वजाइनल डिलीवरी करनी है तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं आपके डॉक्टर कि आप पैरों की ऐसी एक्सरसाइज करिए, कमर की ऐसी करिए, लेट के ऐसी एक्सरसाइज करिए, बैठ के ऐसी करिए। अगर कुछ माएँ हैं जो हाई रिस्क मदर होती हैं, जैसे कि बच्चे की नाल नीचे है, जैसे मैंने पहले बताया पानी कम है, बच्चे में कुछ मैं कॉम्प्रोमाइज़ेस एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या फिर माँ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हो जाएंगे, हार्ट स्पाइन से रिलेटेड है, उन लोगों में नहीं हो सकता है। तो या फिर ऐसा है कि किसी की पहले की वजाइनल डिलीवरी हो चुकी है जिसके अब चांसेस ज़्यादा हैं वजाइनल होने के, वो लोग, तो ये सारे जो लोग हैं अब वो डरे ना। आपका पास्ट एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक हो सकता हो, लेकिन हो सकता है आप पेनलेस वजाइनल डिलीवरी के कैंडिडेट हैं, एंड इसलिए आप स्मूथली इस डिलीवरी से बाहर हो सकते हैं। सो योर डिलीवरी कैन बिकम पेनलेस, वजाइनल डिलीवरी कैन बिकम पेनलेस। और आजकल तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास वैक्यूम डिलीवरीज भी मौजूद होती हैं। सो अगर कोई भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो तुरंत सीजर के लिए नहीं शिफ्ट किया जाता। कई बार हम ऑप्शन पेशेंट को देते हैं कि आप वैक्यूम के लिए, जो हमने 3 इडियट्स में देखा था, क्या आप वैक्यूम के लिए कंसेंट दे रहे हैं अपनी, क्या आप फॉरसेप्स के लिए कंसेंट दे रहे हैं। अगर नहीं तो हम सीजर के लिए शिफ्ट करते हैं। अगर मुझे लगता है कि इट्स नॉट सेफ वैक्यूम या फॉरसेप यूज़ करना, तो हम सीजर के लिए शिफ्ट करते हैं। सो ऑल इन ऑल इन सब चीज़ों का मतलब ही ये था कि हम डिलीवरी को पेनलेस बनाएं, हम हेल्थ केयर को कंफर्टेबल रखें, उसका एक्सपीरियंस डिलीवरी से रिलेटेड ट्रॉमेटिक नहीं होना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए कि डिलीवरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इतना दर्द होता है कि आप जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करने लगते हो। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रेगनेंसी नहीं करनी है मुझे, क्योंकि वो एक बहुत दर्द भरे पीरियड से मुझे बाद में निकालेगी, ऐसा। जैसा कि ऐसे देखने में आता है, यूट्यूब वगैरह पे हम सर्च किए तो हमको पता चलता है कि वाटर टैंक में जो डिलीवरी होती है तो वो ऐसे समझ है, हाँ, तो वाटर डिलीवरी जिसे कहते हैं, तो ऐसी समझ है लोगों में कि वो पेनलेस होती है। तो क्या ये सच में पेनलेस होती है और इसका क्या है? अभी नहीं, देखो ना, आप वाटर बर्थ के बारे में जब बात करते हो तो आप वाटर टैंक, वो डिलीवरी ऐसी होती है कि मदर जो होती है वो घर के एटमॉस्फेयर में होती है, होम डिलीवरी होती है वो, या फिर हॉस्पिटल में उसे कुछ एरिया दिया जाता है वाटर बर्थ के लिए, और एंड देन शी सिट्स इन वाटर जब उसका बेबी बाहर जस्ट आने वाला हो। सो उसके पहले का जो फेस है, जैसा वजाइनल डिलीवरी में चलता है वैसा फेस चलता है। अगर आपको इसे पेनलेस बनाना है तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी कंट्रीज़ में अलाउड नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ये इसे सोचती हैं कि ये एडिक्वेटली स्टडीड नहीं है वाटर बर्थ। नेक्स्ट चीज़ होती है कि कुछ
इसके दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे। एक ने बोला कि जब बच्चा अंदर भी पानी में ही था, बाहर भी आके पानी में डिलीवर कर रहा है तो उस पर टेंशन कम रहेगा, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में डिलीवर कर रहा है, आप बाद में उसे बाहर निकाल लो। लेकिन सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट ये बोलते हैं कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसका रिफ्लेक्स होता है कि नीचे झुकना और फिर बाहर निकलना, और फिर जब वो बाहर आता है तब उसके सांस आना तब उसको शुरू होती है। तो जैसे ही वो रोता है, जो फर्स्ट क्राई होती है, दैट क्राई इज़ नॉट ऑफ पेन और हैप्पीनेस। वो जो क्राई होती है वो तुम्हारे फेफड़ों को खोलने की क्राई होती है। जब उसका ये मैकेनिज़्म होगा तब उसे अंदर हवा जाना ज़रूरी है, उसके फेफड़ों का खुलना ज़रूरी है, उसका रोना ज़रूरी है। इसलिए सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट्स का ये कहना है कि आप पेन वाटर डिलीवरी ना कराओ, ये थोड़ी रिस्की है बच्चे की जान के लिए, और आप उसे डायरेक्टली जैसे एयर मिलती है उसे और जो उसका बर्थ अदरवाइज होता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, वैसे ही कराओ। इसलिए ये अभी भी ना अंडर स्टडी ही है, वाटर डिलीवरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट ऑल इन ऑल कंक्लूड यही है कि वाटर डिलीवरी पेनलेस नहीं होती है, क्योंकि अंदरूनी पेन तो चल रहा होता है ना। तो जाना हमने कि जो डिलीवरी है वो भी पेनलेस हो सकती है। अब महिलाओं को दर्द से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब उसका भी रास्ता डॉक्टर्स ने निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी कि अब बेबी बाहर आ चुका है तो उसके बाद में उसकी देखभाल कैसे करें? हाँ, तो अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है तो और बच्चा नॉर्मल है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आईसीयू में जाने जैसी कोई बात नहीं है, तो बेबी इज़ इमीडिएटली शिफ्टेड टू मदर्स साइड। अगर बेबी सीज़र से हुआ है और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईसीयू में जाने की कोई बात नहीं है, एकदम सेफ है, मदर इज़ फाइन, तो वो शिफ्टेड टू रिलेटिव साइड जब तक माँ सीज़र में है। जब माँ बाहर आती है तो जैसे ही माँ बाहर आती है वैसे ही बेबी और मदर को साथ कर दिया जाता है। अब हमारी बात होती है देखभाल कैसे की जाएगी। पहली चीज़ होती है उसकी नाल की देखभाल। नाल का हम इतना सा पार्ट छोड़ के वहाँ पे हम क्लैम्प करते हैं। नाल की देखभाल में ये होता है कि आपके डॉक्टर आपको कोई तो भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं जो वहाँ पे लगाए रखना है। वहाँ से कोई गंदा पानी तो नहीं आ रहा है, कोई खून तो नहीं आ रहा है, वहाँ की जगह लाल तो नहीं हो रही है, सूज तो नहीं रही है, आपको ये सब देखना होता है। वो आप खुद से ना नोचें, कोई आप अपनी सीज़र से ना काटें, वेट करें कि वो छट जाए। करीब 6-7 दिन लगते हैं उसे कई बार छटने के लिए, लेकिन वो नेचुरली छट जाती है। नेक्स्ट थिंग होती है अपने नाल की केयर कर ली। अब बेबी की केयर कैसे करना है, बेबी को किस टेम्परेचर में रखना है, जिस मौसम में हुआ है जो रूम टेम्परेचर है उसमें रखना है आपको। बेबी को खुला नहीं रखना है। बेबी अभी तक पेट में बहुत ही बंद कोजी एटमॉस्फेयर में था, उसे आदत है उसी टेम्परेचर में रहने की। अगर आप बाहर रख रहे हैं तो एसी मत चालू करिए, सिंपल है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखिए। पंखा हाँ शुरू कर सकते हैं अगर आपका बेबी कंफर्टेबल है तो। आप उसे खुला मत रखिए। खुला रखने से ये होता है कि बॉडी का सरफेस एरिया जो होता है जहाँ से हीट बाहर निकले वो बढ़ जाता है। जब मैं रैप करती हूँ उसको, उसे ग्लव्स पहनाती हूँ, उसे पैरों में पहनाती हूँ, मुझे उसे टोपा पहनाती हूँ, तो मैं उसका सरफेस एरिया कम कर रही होती हूँ हीट बाहर जाने का। तो हीट अंदर रहती है तो वो वार्म रहता है बेबी। कोजी वही एटमॉस्फेयर जो पेट में था वही उसे कोजी एटमॉस्फेयर यहाँ मिलता है। तो जब वो बाहर भी होता है हम उसे शुरुआत के दिनों में कवर इसीलिए करके रखते हैं। दूसरा बात है सिर बेबी का आप देखोगे जैसे जैसे बेबी बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसके शोल्डर्स बड़े होते जाते हैं। बेबी जब पैदा होता है तो उसका शोल्डर और सिर का जो रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, या फिर समझे कि थोड़ा सा सिर बड़ा रहेगा शोल्डर के कंपैरिजन में। शोल्डर और सिर, हाँ, ये बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सेम होता है शोल्डर और सिर, या फिर सिर थोड़ा बड़ा रहता है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर छोटा और शोल्डर बड़े बड़े हैं, वो जैसे बड़ा होता है वैसे होता है। तो उसका सिर हम हमेशा इसीलिए कवर करते हैं क्योंकि वो अपने आप में इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है हीट के लिए। वो हम टोपा पहना के रखना, पगड़ी पहनाना, हम ये सब करते हैं बच्चों को। उसका टेम्परेचर हो गया, कैसे मेंटेन करना है। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग पे हमने ऑलरेडी एक सेशन लास्ट टाइम ले रखा है, मैं उस पर पूरा रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, वो होता है ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मिल्क बैंक्स जहाँ पे मदर्स मिल्क को स्टोर किया जाता है और वहाँ से मदर बाद में मिल्क ले सकती है।
सो किसकी मदर मिल्क को स्टोर किया जाता है, कौन सी मदर ले सकती है, मैं आपको बताती हूँ। जब किसी मदर के बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसका ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट हो रहा है, या फिर वो खुद से विलिंगली ऑप्ट करती है कि मुझे अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है सिर्फ अपने ही बच्चे को नहीं, मुझे अपने बच्चे का जो मेरा ब्रेस्ट मिल्क है वो मुझे किसी और मदर के लिए भी रखना है। कौन सी मदर के लिए? वो मदर जिसकी डेथ हो गई है बच्चा होने के बाद, वो मदर जिसका बेबी आईसीयू में लंबे समय तक था इसलिए उसे मिल्क नेचुरली नहीं आया ज़्यादा, वो मदर जिसे अदरवाइज़ बच्चा साथ में था लेकिन फिर भी ज़्यादा मिल्क नहीं आया, या फिर वो मदर ने ऐसे ऑप्ट किया जिसको खुद को एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन था और उसे लगता है कि मैं मिल्क बाहर लेके फेंकूं, इससे बेहतर है कि मैं मिल्क बैंक में रखूं। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ मिल्क बैंक्स है पूरे इंडिया में, अराउंड 51 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मिल्क बैंक्स हैं इंडिया में। और वो मिल्क बैंक्स हमारे माँ के मिल्क को स्टोर करते हैं। सो पहले तो वो स्क्रीन करते हैं उसे कि माँ में बीमारियाँ थी क्या, मिल्क में बीमारियाँ हैं क्या, माँ में बीमारियाँ नहीं थी फिर भी मिल्क में कोई भी वायरस कोई भी बीमारी है क्या। जैसे कि एक ब्लड बैंक को स्क्रीन किया जाता है देने के पहले, उसे पूरा टेस्ट किया जाता है, वैसे ही मिल्क को भी किया जाता है, बिल्कुल उतनी ही एहतियात बरती जाती है। वैसे ही मिल्क बैंक को स्क्रीन करते हैं वो लोग, हर वायरस के लिए, हर टेस्ट के लिए, हर पैरासाइट के लिए, हर बैक्टीरिया के लिए स्क्रीन करते हैं क्या वो सेफ़ टू गिव है। फिर उसे एक राइट टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है और वो राइट टेम्परेचर से जैसे ही बेबी को देना हो तो वो राइट टेम्परेचर से उसे रूम टेम्परेचर में रख के बेबी तक सप्लाई किया जाता है। वो होती है हमारे मिल्क बैंक की चेन। सो अगर ऐसा है कि माँ का दूध नहीं मिल सकता है किसी वजह से, जैसे हमने लास्ट टाइम मैटरनल केयर्स में डिस्कस किया था कि कुछ कंडीशंस है जिसमें हम माँ और बच्चे को अलग रखते हैं, माँ का दूध नहीं मिल सकता है तो हम ये दूध दे सकते हैं। ऑल इन ऑल उसे हम टॉप फीड नहीं प्रेफर करते हैं। टॉप फीड बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस के लिए सेव्ड होती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आईसीयू बेबी है, मिल्क बैंक आसपास नहीं है तो तब हम मिल्क बैंक को यूज़ करते हैं। हमारा थर्ड कंसर्न इन न्यूनेट्स ये होता है कि उसने शुशु कब की, उसने पॉटी कब की। शुशु और पॉटी इसका ये होना ना होने से हमें दो चीज़ पता चलती है। एक चीज़ ये होती है कि उसका बदन में पानी कितना है, मतलब हाइड्रेशन। बच्चे का खाना पीना सारा टाइप का फूड तो दूध ही है, सारे टाइप का पानी भी दूध ही है, दूध से ही उसे पानी मिलना है, दूध से ही उसे खाना भी मिलना है, पौष्टिक तत्व भी उसे दूध से मिलना है। सो फर्स्ट थिंग अगर वो शुशु पॉटी करता है तो मुझे ये पता चलता है कि उसका हाइड्रेशन बराबर है, उसे जितना खाना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। सेकेंड थिंग मुझे ये पता चलती है कि उसका ट्रैक, मतलब कि जिस ट्रैक से उसकी शुशु बन रही है निकल रही है वो बराबर है, जिस ट्रैक से उसकी पॉटी बन रही है निकल रही है वो बराबर है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बन रहा है सब कुछ अंदर लेकिन वो आउटफ्लो ट्रैक जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब कि वहाँ पे कोई पर्दा है, ठीक है, या वहाँ पे कुछ मास बना हो गया है जो बाहर नहीं आने दे रहा है। ये सब चीज़ें मुझे बताती है शुशु और पॉटी होने पे। तो शुशु और पॉटी कब तक हो जानी चाहिए? 1 day फॉर शुशु, 2 days फॉर पॉटी, दैट्स द रेशियो, कि एक दिन में एक बार तो शुशु हो ही जानी चाहिए। अगर पॉटी नहीं हो रही है तो एटलीस्ट 2-3 दिन में तो हो ही जानी चाहिए। लेकिन ये अंदाज़े आप अपने घर में खुद से मत लगाइए, आपके डॉक्टर से मिलिए। नॉर्मल डिलीवरी में अक्सर 1-1.5 दिन में महिला घर चली जाती है, तो उन्हें कई बार ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ नॉर्मल था इसलिए हमें घर भेजा, जो कि सही बात है, जाहिर है। लेकिन अगर आपका घर में जाके बच्चा शुशु नहीं कर रहा है या पॉटी नहीं कर रहा है या उसने अब तक नहीं किया था और किसी वजह से वो चीज़ छूट गई, तो आपको वो चीज़ तुरंत डॉक्टर से पहले कंसल्ट करनी है। बिना ये पहले ये मत सोचिए कि एक दिन शुशु के लिए बोला था तो हम रुके रहे। अब जो पहला शुशु का रंग होता है वो तो नॉर्मल होता है, जैसा होना चाहिए, पानी जैसा। जो पॉटी का कलर होता है, जो फर्स्ट पॉटी होती है वो मिकोनियम हम जो कहते हैं, पेट में जो बच्चा पॉटी करता है उसे हम मिकोनियम कहते हैं। मिकोनियम का ही रंग पहली पॉटी में होता है, डार्क ग्रीन, ऐसे टाइप का ग्रीन रहता है वो। कई बार माँओं को समझ में नहीं आता है, जो फर्स्ट मदर्स होती हैं या फिर वो मदर्स जो वर्किंग मदर्स होती हैं जिनके आसपास फैमिलीज़ नहीं है,
जो एडिक्वेटली जिन्होंने अपने प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बारे में या फिर नियोनेट केयर के बारे में ना पढ़ा हो, वो मदर्स वो डर जाती हैं कि ये हरा हरा क्या है, हरा तो खून नहीं होता, हरी तो पेशाब नहीं होती, हरी तो पॉटी नहीं होती, हरा क्या निकल रहा है। सो बहुत घबराने लगती है। सो फर्स्ट जो बेबी की पूप होती है उसका कलर ग्रीन होता है, मिकोनिया, जो पेट में चल रहा होता है उसका वही निकलता है बाहर। फिर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, डार्क ग्रीन से वो बनेगा गोल्डन, गोल्डन से वो बनेगा येलो, ऐसे वो शिफ्ट होता है कलर्स में। सो ये हो गया हमारे शुशु और पॉटी के बारे में। नेक्स्ट होता है हमारा काजल लगाना, बेबी को क्लीन करना, बेबी को हनी चटाना। सो बेबी को जो हम क्लीन करते हैं इस वक्त हम बिल्कुल नॉर्मल वाटर से क्लीन करते हैं, जो कि ल्यूकवार्म हो या फिर रूम टेम्परेचर का हो। कपड़ा जो भी यूज़ करते हैं वो कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं, घिसते बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो बेबी के बॉडी में एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है। तो जब बेबी पैदा होता है ना तो हमें दिखता है ना ऐसा वाइट वाइट होता है उसकी बॉडी में, हमें लगता है कि पाउडर जैसा क्या है, डॉक्टर ने कुछ लगाया था क्या। सो दैट इज़ नोन एज वर्निक्स केशियोसा। वर्निक्स केशियोसा एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। तो जब हम उसे फर्स्ट टाइम रब भी करके रैप करके आपको देते हैं तो हम उसे ऐसा विग्रसली नहीं रब करते कि वो निकल जाए, कुछ देर में नहीं, अदरवाइज वो अपने आप ही निकल जाएगा। सो हम इसे नेचुरली जाने देते हैं, जब तक बॉडी में है मॉइस्चराइज कर रहा है, वेरी गुड। सो वर्निक्स केशियोसा को आप घस के निकालना दो। सेकेंड होता है कि उसकी आँखों की केयर कैसी लेनी है। इस एरिया में भी आपको नॉर्मल कॉटन क्लॉथ से पोंछना है, ये वाला एरिया सब चीज़ आपको नॉर्मल कॉटन क्लॉथ से पोंछनी है, वेट कॉटन क्लॉथ से। अगर आप आँखों के लिए मैं अलग से बोलूँ तो इसमें काजल नहीं लगाना है। हमारे कल्चर में है काजल लगाना, हम बोलते हैं कि हमेशा से काजल तो लगते ही आया है, मुझे भी लगाया था, मेरी माँ को भी लगाया था, सबको लगाया, क्यों नहीं लगाना है काजल, तो नई चीज़ है। काजल इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि उससे क्लमाइडिया नाम का एक इन्फेक्शन हो सकता है, और हुआ है। अगर 100 में से 10 को भी हुआ रहेगा तो मैं कहूँगी 100 को कि काजल ना लगाओ, बिकॉज एक स्टडी हुई है जिसमें पता चला है काजल है। अब आप अपनी काजल की टिकिया तो मुझे ला के दिखाओगे नहीं ना कि इसको टेस्ट कर लो इसमें है कि नहीं है कुछ, वो इम्पॉसिबल है। सो बेस्ट केयर और सेफ्टी प्रिकॉशन तो यही है कि बच्चे को काजल से दूर रखा जाए। सेकेंड ये होता है कि कोई भी हनी वगैरह आप कुछ भी ना चटाएं बच्चे को। बच्चे को शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ दूध की आवश्यकता है और कोई आवश्यकता नहीं है, ना पानी की है ना हनी की है, कुछ भी नहीं। उसे 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए है। सो उसे उसी पे रखिए। डॉक्टर एक ये भी है सवाल कि बच्चा हो गया, अब नवजात शिशु को क्या मसाज की ज़रूरत होती है, क्या ये भी एक मिथ है या फिर मसाज सच में ये इंडिविजुअल चॉइस है। ये बाहर की कंट्रीज़ में वो लोग मसाज नहीं करते, हमारी कंट्रीज़ में करते हैं। लेकिन मसाज का कोई सा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप सही तरीके से मसाज करना जानते हो, सही प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो अगर बच्चा हो गया उसके बाद में वैक्सीन भी आती है, उसकी कुछ वैक्सीन के बारे में बताइए। वैक्सीन की चिंता, फर्स्ट जो वैक्सीन्स होती हैं अब पहले जैसे नहीं रहा, अब डॉक्टर्स खुद ही लगा देते हैं। एट बर्थ जो वैक्सीन रही, BCG वैक्सीन, विटामिन के जो पोलियो ड्रॉप्स हैं, वो सब वो खुद ही दे के आपके हाथ में बच्चा थमाते हैं। लेकिन हाँ, आप अपना कंफर्म करने के लिए आप डिस्चार्ज से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें कि क्या मेरे बच्चे को ये वैक्सीन्स दी गई हैं। अगर बच्चे को और कोई तकलीफ़ है तो उसके हिसाब से उसके दूसरे टेस्ट वगैरह रन करना, वो सब आजकल पीडियाट्रिशियंस खुद ही कर देते हैं। और वो आपको खुद एक वैक्सीन का कार्ड भी देंगे कि ये आपकी वैक्सीन्स हो गई हैं, आपकी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के हिसाब से आपकी इतनी कवर हुई है और उसका नेक्स्ट डोज आपको कब आने हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो आज हमने डॉक्टर अनन्या से जाना कि पेनलेस डिलीवरी क्या होती है, कैसे होती है और नवजात शिशु की देखभाल कैसे करना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी PCOS के बारे में, तो उस पर हमें दर्शकों ने कुछ सवाल पूछे हैं। तो डॉक्टर अनन्या, सवाल ये है कि एक लड़की ने जिसने स्किन ट्रीटमेंट करवाया था और उसे जैसे फेशियल हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी, ट्रीटमेंट के कुछ समय बाद तो उसके हेयर्स चले गए, पर थोड़े टाइम के बाद, जैसे कुछ पीरियड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में उसके फिर से जो ग्रोथ है वो दिखने लगी। तो क्या वो PCOS हो सकता है? PCOS के कारण फेशियल हेयर आते हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन कुछ लोगों को नेचुरली भी फेशियल हेयर होते हैं, उनके ओवरी में सिस्ट हो नहीं हो, उनके हार्मोन्स ख़राब हो या ना हो, तो कुछ लोग नेचुरली थोड़े हेयरी होते हैं। आपका सवाल है कि लेज़र ट्रीटमेंट होने के बाद भी फिर से उसको हेयर आ गए हैं, तो क्या ये नॉर्मल है?
यही है क्वेश्चन। सो पहले तो मैं बता दूं कि जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है फेशियल लेज़र हेयर रिमूवल का, कि वो लेज़र पूरा हेयर रिमूव कर देता है, परमानेंटली ख़राब आपके हेयर कभी नहीं आएगा, तो ये बहुत ही गलत एडवर्टाइजमेंट है। बिकॉज इट इज़ नॉट हेयर रिमूवल, इट इज़ हेयर रिडक्शन। वो लेज़र आपके हेयर का ग्रोथ को कम कर देता है। मतलब कि जो आज आपको हर महीने वैक्सिंग की ज़रूरत पड़ रही थी हेयर रिमूव करने के लिए, या फिर रेज़र किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी आपको हर महीने कराने की, अब वो लेज़र की वजह से आपको हो सकता है 6 मंथ्स में एक बार पड़े, धीरे धीरे वो 1 साल हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है आपको साल 2 साल में एक बार पड़े या 3 साल में एक बार पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी लेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वाला पीरियड आने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक आपकी नेचुरली हेयर थोड़े कम ग्रो होते हैं, जल्दी शो अप नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ रिपीटेड लेज़र। तो ऐसा होता है कि आप 5-6 साल में कभी एक बार आपको एक मेंटेनेंस सेटिंग लग रही है। सो आपका अगर हेयर ग्रोथ आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आपके डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट किया या इनएडिक्वेट आपका ट्रीटमेंट हुआ है, आपको नेक्स्ट सिटिंग की ज़रूरत है। पर्सन टू पर्सन वो हेयर ग्रोथ डिफ़र करती है। तो उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके आज के टॉपिक के संबंध में कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए क्रमांक पर आप मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश रहिए तथा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और घर पर ही रखिए। नमस्कार।